बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो प्लेटलेट डिसऑर्डर के अंदर आ जाता होता है। इस टॉपिक का नाम है इम्यूनोथ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें प्लेटलेट्स की नॉर्मल फिजियोलॉजी का पता होना चाहिए। हमने पिछले लेक्चर्स में भी नॉर्मल फिजियोलॉजी को टच किया था, तो इधर भी मैं थोड़ी सी नॉर्मल फिजियोलॉजी बताऊंगा, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखने पे टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। नॉर्मल फिजियोलॉजी जो है वो मैं वैसे आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे ब्लड सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन जो होती है वो हमारी बोन मैरो के अंदर होती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने कहा था कि हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं ना, बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स होती हैं। ठीक हो गया। स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होती है जो कि चाहते हुए किसी भी सेल्स की प्रोडक्शन करवा सकते हैं। स्टेम सेल्स के अंदर एक माइलॉइड स्टेम सेल्स होते हैं और एक लिम्फोइड स्टेम सेल्स होते हैं। लिम्फोइड स्टेम सेल्स जो होते हैं उधर से टी टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन होती है। उसके बाद हमने कहा था कि माइलॉइड स्टेम सेल्स जो होते हैं उसके उसके लिए हमने कहा था कि उधर से आरबीसी की प्रोडक्शन होती है, डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन होती है, जिसके अंदर इयोसिनोफिल आ जाता है, न्यूट्रोफिल आ जाता है, बेसोफिल आ जाते हैं। इसी तरह हमने कहा था कि प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन होती है। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते होते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद हमने कहा था कि प्लेटलेट्स का जो नॉर्मल रेंज होती है हमारी बॉडी के अंदर वो होती है 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक। ठीक हो गया। उसके बाद हमने कहा था कि प्लेटलेट्स जो होता है इसके अंदर प्लेटलेट्स के अंदर दो ग्रैन्यूल्स होते हैं, एक अल्फ़ा ग्रैन्यूल्स होता है और दूसरा डेंस ग्रैन्यूल्स होता है। अल्फ़ा ग्रैन्यूल से हमने कहा था कि वीएफ जिसको हम वॉन विली ब्रांड फैक्टर्स कहते होते हैं और फिब्रिनोजिन इसके रिसेप्टर होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद डेंस ग्रैन्यूल्स के लिए हमने कहा था कि उधर से एडीपी और कैल्शियम आयंस जो होते हैं ये रिलीज़ होते हैं। ठीक हो गया। ये दो इसके ग्रैन्यूल्स होते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि प्लेटलेट्स को आपने कभी भी सेल्स नहीं कंसीडर करना और ना ही कहना। अगर आपको कोई कहे ना कि बॉडी के अंदर 3 सेल्स होते हैं, हमारे ब्लड सेल्स 3 टाइप के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, और अगर कोई तीसरे का नाम प्लेटलेट कह दे कि प्लेटलेट्स भी सेल्स होता है, तो आपने उसे कहना कि ये कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि इसके लिए हमने कहा था कि हमारी बोन मैरो के अंदर मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं। मेगा कैरियोसाइट्स ऐसे सेल्स को कहते हैं जिसके अंदर लार्ज न्यूक्लियस होता है। मेगा कैरियोसाइट्स की कुछ आउट ग्रोथ होती है। ठीक हो गया। उसको हम आउट ग्रोथ जो होती है जब बढ़ती जाती है तो एक वक्त आता है वो डीटैच हो जाती है। जब वो डीटैच होती है तो वो बोन मैरो से ब्लड वेसल्स में इंटर हो जाती है, जिसे हम प्लेटलेट्स का नाम दे देते होते थे। तो उसके बाद हमने प्लेटलेट्स के दो फंक्शंस पढ़े थे, जिसके लिए हमने कहा था कि प्लेटलेट्स जो होते हैं वो प्राइमरी हीमोस्टेसिस करवाते होते हैं। तो वो प्राइमरी हीमोस्टेसिस कैसे करवाते हैं, जिसके अंदर वीक प्लग फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। ठीक होगा। उसके बाद हमने कहा था कि प्लेटलेट्स ये जो होते हैं ये हेयर्स की ग्रोथ भी करवाते हैं। उसके लिए हमने कहा था कि जब हम प्लेटलेट्स को हेयर्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो इनके अंदर ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ होती है जो कि हेयर्स की ग्रोथ करवाते होते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि प्लेटलेट्स के अंदर जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस ये करवाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने एग्जांपल ली थी कि सुहेल जो है वो दूध दही का काम करता है। एक दिन क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जिस वजह से उसकी जो होती है एंडोथीलियल सेल्स की डैमेजिंग हो जाती है। हमें पता है कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो इनर लाइनिंग होती है वो एंडोथीलियल सेल्स की होती है, जो कि क्लोजली पैक्ड टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। तो जब उसकी डैमेजिंग होगी तो ब्लड वेसल से ब्लीडिंग होगी। तो हमने कहा था कि इंजरी किसी भी वजह से, एनी इंजरी ऑफ द ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से एंडोथीलियल सेल्स डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो उस ब्लीडिंग को जो रोकने का इनिशियली जो स्टॉपेज करते हैं वो प्लेटलेट्स का काम होता है, जो कि इनिशियल करते हैं, जिसे हम प्राइमरी हीमोस्टेसिस कहते होते हैं। वो कैसे होता है, हमने कहा था कि जब किसी बंदे को इंजरी होगी, वो इंजरी जो है वो किसी कंपाउंडर जब वो कनोला पास करने लगा उस वजह से भी एंडोथीलियल सेल्स डैमेज हो सकते हैं, किसी ड्रग की वजह से भी एंडोथीलियल सेल्स जो होते हैं वो डैमेज हो सकती हैं। ठीक हो गया। उसके लिए हमने कहा था कि एंडोथीलियल सेल्स किसी ड्रग के यूज़ से भी डैमेज हो सकते हैं, किसी ट्रॉमा से भी डैमेज हो सकते हैं, कि कोई बंदा जो है वो
किसी ऊंचाई से गिर जाता है उससे भी एंडोथीलियल सेल्स जो होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो ये इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती है इंजरीज़ की। जब वो डैमेज होंगे तो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर न्यूरल स्टिमुलेशन होगी। जब न्यूरल स्टिमुलेशन होगी डैमेज एरिया पे तो वहाँ पे एंडोथिलिन रिलीज़ होगा। एंडोथिलिन क्या काम करता होता है, वो वैज़ो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। जब वैज़ो कंस्ट्रिक्शन होगी तो एंडोथीलियल सेल्स के दरमियान जो स्पेसिस आ जाती है इंजर्ड होने से, वो जो होंगी वो कम हो जाएंगी। जब कम होंगी, वेसल कंस्ट्रिक्ट होंगी तो ब्लीडिंग रुकेगी। एक तो ये काम होता है। दूसरा, जब इंजर्ड एरिया होता है ना तो एंडोथीलियल सेल से हमारे जो है ना वो वीएफ रिलीज़ होता है। ठीक हो गया। वीएफ ये जो होता है ये क्लोटिंग फैक्टर 8 देता होता है। ठीक हो गया। ये वीएफ का जो रिसेप्टर होता है ये हमारी प्लेटलेट्स के पास होता है। याद रखना, प्लेटलेट्स के 3 रिसेप्टर होते हैं। ठीक हो गया। एक होता है GPI-B होता है, एक GP2B होता है, एक होता है 3IA होता है। ठीक हो गया। GPI-B जो होता है ये प्लेटलेट्स की सरफेस के ऊपर होता है और ये वीएफ के लिए रिसेप्टर होता है। जब वीएफ रिलीज़ होता है ना तो वीएफ जो होता है ये जाकर GPI-B के साथ अटैच हो जाता है और प्लेटलेट्स की एडहेजन कहते होते हैं इस प्रोसेस को। ठीक हो गया। नॉर्मली एक बंदे में जो होते हैं प्लेटलेट्स ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो अब तो ये प्लेटलेट एडहेजन करवा रहा है, मतलब ये कि ये क्लोटिंग में हेल्प कर रहा है वीएफ और प्लेटलेट्स का रिसेप्टर। तो नॉर्मली अगर एक बंदे में ये ऐसी हो तो वो तो एक बंदे के अंदर जो है वो तो ब्लड वेसल्स के अंदर थ्रोम्बस बन जाए, मगर ऐसा क्यों नहीं होता। तो उसके लिए हमने कहा था कि हमारी बॉडी ब्लड वेसल्स के अंदर ADAMTS13 एक इंजाइम होता है जो कि इस वीएफ की ब्रेक डाउन करवाता रहता है नॉर्मल बंदे में जिसमें कोई इंजरी नहीं होती, जिस वजह से एक नॉर्मल बंदे में ब्लीड क्लोटिंग नहीं होती। एक तो हमने ये कहा था। ठीक हो गया। उसके बाद हमने कहा था कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर हेपारिन रिलीज़ होता है जिसकी वजह से क्लोटिंग नहीं होती नॉर्मल बंदे में। ठीक हो गया। अब जब वीएफ जो है प्लेटलेट्स के रिसेप्टर GPI-B के साथ जाके अटैच हो जाता है तो प्लेटलेट एडहेजन हो जाती है। जब प्लेटलेट एडहेजन होती है ना तो प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं। जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं ना तो प्लेटलेट्स के अंदर मैंने आपको पहले बताया कि 2 ग्रैन्यूल्स होते हैं, एक अल्फ़ा ग्रैन्यूल्स होता है और एक डेंस ग्रैन्यूल्स होता है। डेंस ग्रैन्यूल से मैंने आपको बताया कि ADP और कैल्शियम आयंस रिलीज़ होते हैं। जब ADP रिलीज़ होगा ना तो ADP जो होता है ये आके P2Y12 रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है। जब ये P2Y12 रिसेप्टर के साथ अटैच होता है तो ये फिर प्लेटलेट्स जो हैं वो अपनी सरफेस के ऊपर 2 रिसेप्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं जिनका नाम मैंने आपको पहले भी बताया ऑलरेडी कि GP2IB एंड 3IA होते हैं। ठीक होगा। जब ये एक्सप्रेस होते हैं ना तो प्लेटलेट्स के अंदर एक्टिवेशन आती है और प्लेटलेट्स एक दूसरे के ऊपर जो होते हैं वो अटैच होना शुरू हो जाते हैं। जब अटैच होना शुरू हो जाते हैं तो इस कंडीशन को हम कहते होते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन। जब प्लेटलेट्स एग्रीगेशन होगी तो जहाँ पे डैमेज एरिया हुआ, जहाँ पे इंजरी हुई, तो हमारे फिर लिवर से फिब्रिनोजिन क्लोटिंग फैक्टर 1 आता है और इन 2 रिसेप्टर्स GP2IB एंड 3IA के साथ आकर अटैच हो जाता है और वहाँ पे एक वीक प्लग फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसको हमने नाम दिया था प्राइमरी हीमोस्टेसिस। और वो कौन करवाते हैं इनिशियली, वो प्लेटलेट्स करवाते होते हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक इसको समझना ज़रूरी था ये वाले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। ठीक हो गया। अब क्या होता है एक बंदे के अंदर अगर तो प्लेटलेट्स का लेवल जो है वो 1,50,000 से कम हो जाए तो उस बंदे के अंदर जो है वो उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते होते थे। ठीक हो गया। प्लेटलेट्स डिक्रीज इन नंबर्स। अगर तो मोर देन 4,50,000 से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते होते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब कम होगा 1,50,000 से तो बंदे के अंदर क्या होगा। बंदे के हमें पता है कि प्लेटलेट्स जो होते हैं ये ब्लीडिंग को रोकते हैं। जब भी कोई इंजरी होती है तो ये ब्लीडिंग को रोकते हैं, प्राइमरी हीमोस्टेसिस देते हैं। ठीक हो गया। तो जब प्लेटलेट्स का लेवल कम होगा तो बंदे के अंदर एबनॉर्मल स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होगी, बिना किसी इंजरी के, बिना किसी मकसद के नोज से ब्लीडिंग हो सकती है, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो सकती है। याद रखें इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग तब होगी जब प्लेटलेट्स का लेवल
एक सवेयर कंडीशन तक कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 8000 तक प्लेटलेट्स आ जाते हैं तो फिर इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से बंदे की डेथ भी हो सकती है। और ये बहुत ही सवेयर केसेस है, कहाँ पे 1.5 लाख है और कहाँ पे 8000 है, तो कितना डिफरेंस है। तो इस वजह से उसके बाद स्किन ब्लीडिंग हो सकती है, जीआईटी ब्लीडिंग हो सकती है, म्यूकोजल ब्लीडिंग हो सकती है। स्किन ब्लीडिंग में परप्यूरा आ जाते हैं, पटैकी आ जाते हैं। पटैकी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी स्किन के ऊपर ब्लीडिंग स्पॉट जो होता है वो 1 ml से लेके 2 ml तक होता है, ठीक हो गया, तक होता है। और जो परप्यूरा होते हैं वो 2 mm से 3 mm तक होता है ब्लीडिंग स्पॉट। तो ये तो हमने नॉर्मली कहा था। अगर हम कहते हैं कि प्लेटलेट्स का लेवल जो है वो 4,50,000 से अबव हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है, तो बंदे के अंदर रिकरेंट थ्रोम्बोसिस होगी, ठीक हो गया। बंदे के अंदर जो है वो थ्रोम्बोस को एमी बिला वजह किसी की काम के वेंस के अंदर, वेसल्स के अंदर जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक हो गया। अब हमने कहा था कि प्लेटलेट्स के जो है 2 तरह के डिफेक्ट होते हैं, एक क्वांटिटेटिव डिफेक्ट होता है और एक क्वालिटेटिव डिफेक्ट होता है। उसके लिए हमने कहा था कि बंदा जो है वो हॉस्पिटल में आपके पास प्रेजेंट करता है, इंजरी वाला है, और उस बंदे में अगर इंजरी वाला नहीं भी है, इंजरी वाला है फ़र्ज़ करें, उसके अंदर वो कहता है कि मेरा जो है ना वो ब्लीडिंग स्टॉपेज टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है, मेरी जो है ना कहीं इंजरी हो जाए तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती जल्दी, ठीक हो गया। हमें पता चल जाता है कि प्लेटलेट्स का लेवल कम है, और यहाँ फिर वो प्रेजेंट करता है, उसे किसी भी इंजरी के बगैर जो है वो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक हो गया। तो हमारा जो फोकस होगा वो प्लेटलेट्स के ऊपर होगा। हम देखेंगे कि प्लेटलेट्स का लेवल कम तो नहीं, अगर तो उस बंदे में प्लेटलेट्स का लेवल कम है तो हम इसको कहेंगे कि ये क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है, मतलब ये कि प्लेटलेट्स नंबर में कम है। तो अगर वो बंदा प्रेजेंट करता है सेम इसी केस के साथ और हम उसका जो है लैब्स करवाते हैं, उसके अंदर प्लेटलेट्स का लेवल तो पूरा नज़र आता है साहब, 4,50,000, तो हम सोचते हैं फिर मसला कहाँ पे आ जाता है यार, बंदे के अंदर प्लेटलेट्स भी पूरे हैं तो बंदे के अंदर फिर ब्लीडिंग स्टॉप क्यों नहीं हो रही, ब्लीडिंग स्पॉन्टेनियस क्यों हो रही है। तो उसके लिए फिर हमारा फोकस होता है कि प्लेटलेट्स तो पूरे हैं मगर इनका फंक्शन प्रॉपर नहीं है, वो इमेच्योर है। तो 2 तरह के डिफेक्ट होते हैं, एक क्वांटिटेटिव डिफेक्ट और क्वालिटेटिव डिफेक्ट। इनकी आगे अपनी अपनी डिजीज़ होती है। जैसा कि क्वांटिटेटिव डिफेक्ट की डिजीज़, फर्स्ट डिजीज़ जो है वो इम्यूनोथ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा होती है। इसी तरह इसकी जो सेकंड डिजीज़ होती है वो थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा होती है, ठीक हो गया। इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम, थ्रोम्बोसाइटोपिनिक मतलब ये कि थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स, साइटोपिनिक मतलब कि डिक्रीज इन नंबर, ठीक हो गया। परप्यूरा स्किन ब्लीडिंग, ठीक हो गया, स्किन के ऊपर स्पॉट्स का बन जाना परप्यूरा, ठीक कहते हैं। तो आपको लफ्ज़ का तो समझ आ गई, ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरी होती है क्वालिटेटिव डिफेक्ट, उसकी अपनी डिजीज़ होती है, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम होता है, ग्लैंस सिंड्रोम होते हैं। तो ये आगे हम पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा होगा, इम्यूनो थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि प्लेटलेट्स मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आईटीपी लिखूँगा। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर प्लेटलेट्स का जो है वो लेवल जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक हो गया, नंबर में कम हो जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि ये एक क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है। दूसरा पॉइंट जो इसका होगा वो ये होगा कि ये एक क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है। आईटीपी इज़ ए क्वांटिटेटिव डिफेक्ट, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये तीसरा पॉइंट आपने कभी नहीं भूलना, जिस बंदे को इसकी समझ आ गई वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाएगा, ठीक हो गया। आईटीपी इज़ ए ऑटो इम्यून डिजीज़। आईटीपी जो है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ किसे कहते हैं कि ऐसी डिजीज़ जिसके अंदर बॉडी का अपना ही इम्यून सिस्टम एबनॉर्मली रिएक्ट करता है और अपने ही बॉडी के ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को डैमेज करवा देता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमारे पाकिस्तान और इंडियन बॉर्डर पे पाकिस्तानी फ़ौज खड़ी है, उधर जो है वो इंडियन फ़ौज खड़ी है, और हमारे फ़ौजी जो है वो एबनॉर्मली रिएक्ट करें कि वो
एबनॉर्मली रिएक्ट करें और अपनी ही फ़ौज को जो है वो किल करना स्टार्ट कर दे, तो इसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। बजाय इसके कि वो इंडियन को किल करे, इसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि बंदे के अंदर ऑटो एंटीबॉडी बनती है इम्यून सिस्टम से, और वो किसी बंदे के अंदर जो भी किसी किस्म की जो डिज़ीज़ हो उसको किल करने की बजाय बॉडी के प्लेटलेट्स को जो है वो डिस्ट्रक्शन करवाना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरह से ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। जब प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन होगी तो प्लेटलेट्स का नंबर में लेवल कम होगा। जब नंबर में प्लेटलेट्स कम होंगे तो कंडीशन कौन सी आएगी? थ्रोम्बोसाइटोपिनिक। ठीक होगा, पीनिया जिसके लिए हम यूज़ करते होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि प्लेटलेट्स जो होते हैं वो प्लेटलेट्स जो होते हैं ना, इनको एंटीबॉडी जो बनती है इम्यून सिस्टम से वो क्रॉस रिएक्ट करती है। जब क्रॉस रिएक्ट करती है ना तो एंटीबॉडी एज अ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स काम करती है और इनको स्प्लीन और लिवर के पास प्रेजेंट कर देती है। ठीक हो गया, इन प्लेटलेट्स को। और हमारे स्प्लीन और लिवर के अंदर जो होते हैं वो मैक्रोफेजिस होते हैं। ठीक हो गया, जिनको हम स्क्विंजर सेल्स भी कहते होते हैं। मैक्रोफेजिस ऐसे सेल्स को कहते हैं जो कि किसी चीज़ को इनगल्फ करने की एबिलिटी रखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन आता है जो कि हमारी बॉडी के लिए जो है डेंजरस साबित हो सकता है बॉडी टिश्यूज़ के लिए, तो उनको जो इनगल्फ करते हैं वो मैक्रोफेज का काम होता है। तो मैक्रोफेज के पास प्रेजेंट कर देते हैं तो स्प्लीन के अंदर इन प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। जब प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन होती है तो प्लेटलेट्स को ये इनगल्फ करेंगे। जब इनगल्फ करेंगे तो प्लेटलेट्स का बॉडी के अंदर लेवल कम होगा। तो ये किस वजह से हुआ? इम्यून सिस्टम की वजह से। इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस की और उन्होंने एबनॉर्मली रिएक्ट किया और उन्होंने उन प्लेटलेट्स को जो है वो स्प्लीन के पास प्रेजेंट कर दिया और उधर उनकी डिस्ट्रक्शन हुई। तो इस वजह से इसको हम इम्यूनो थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा कहते होते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है वो हम देखते हैं एक डायग्राम के ऊपर। डायग्राम को समझने से पहले 2-3 पॉइंट इसके और नोट कर लें। वो ये है कि ये जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है वो ज़्यादातर फीमेल में होती है। तो इसका यहाँ पे पॉइंट लिखें कि आईटीपी मोस्ट कॉमन इन फीमेल। और इसका थर्ड पॉइंट ये लिखें, एज लिख लें, एज। इस पॉइंट से हमें ये पता चल गया कि ये डिज़ीज़ जो होती है ये बूढ़ों में नहीं होती। ठीक हो गया, ये ज़्यादातर अडल्ट में और चाइल्ड में होती है। ठीक हो गया, इसका जो एज ड्यूरेशन होता है वो 16 ईयर से 20 ईयर तक ज़्यादा होता है। वैसे तो ये 30 ईयर में भी हो सकती है, 40 ईयर में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास इम्यूनो थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा का पेशेंट 100 पेशेंट प्रेजेंट करते हैं ना हॉस्पिटल में, तो उनमें से जो 80% पेशेंट होंगे ना वो आपको 16 से 20 ईयर तक होंगे। ठीक हो गया, अब हम देख लेते हैं ब्लड वेसल्स को। सपोज़ करें कि ये एक फातिमा की ब्लड वेसल है। हमें पता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर WBC भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं और RBC भी होते हैं। अब हमारा यहाँ पे वास्ता जो पढ़ना है वो प्लेटलेट्स से पढ़ना है। अब क्या होता है कि सपोज़ करें कि इसको फातिमा को कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। अब जब वायरल इन्फेक्शन होता है, वो इन्फेक्शन जब इसकी ब्लड वेसल्स में आता है वायरस, तो क्या करता है कि हमारा इसका इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कि बॉडी में डिफेंडर्स होता है। जब भी कोई एंटीजन बाहर से आता है तो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और वो एंटीबॉडी उस एंटीजन को जो है वो किल करती है। ठीक हो गया, जब ये वायरल इन्फेक्शन, जब वायरस इसकी ब्लड वेसल्स में आया तो इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस की, और इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता होता है वो करता है इस वक्त वो IgG और IgM होती है। ठीक हो गया,
अब वैसे तो बहुत सारे प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, हम यहाँ पे 2 प्लेटलेट्स को कंसीडर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक हो गया, ये नंबर, इसको नंबर 1 प्लेटलेट्स का नाम दे दें, नंबर 2 प्लेटलेट्स। ठीक हो गया। अब आईजीजी जो होती है ना, वो बजाय इसके कि इस वायरस को किल करने के इस वायरल इन्फेक्शन को किल करने के बॉडी के अंदर, वो एबनॉर्मली रिएक्ट करती है और जाके प्लेटलेट 1 को जो है ये कवर कर लेती है। ठीक हो गया। जब ये प्लेटलेट 1 को कवर कर लेती है तो इसको हम नाम दे देते होते हैं आईजीजी प्लेटलेट कॉम्प्लेक्स। और आईजीएम जो होती है ये जाकर प्लेटलेट 2 को कवर कर लेती है। ठीक हो गया। और इसको हम आईजीएम प्लेटलेट कॉम्प्लेक्स कहते होते हैं। अब याद रखें कि जब ये इनको जो है वो जाके कवर करेंगी, एबनॉर्मली रिएक्ट करेंगी, तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग काम करेंगी। ठीक हो गया। ये आईजीजी जो होती है फिर प्लेटलेट्स को जो है ये स्प्लीन के पास प्रेजेंट कर देती होती है। ठीक हो गया। अब ये जो आईजीएम होती है ये लिवर के पास प्रेजेंट करती है प्लेटलेट्स को। ठीक हो गया। अब ये भी याद रखें कि आईजीजी के अंदर 80 to 90% एबिलिटी होती है प्लेटलेट्स के साथ अटैच होने की, बाइंड होने की, जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होगा इस बंदे के अंदर। और आईजीएम जो होती है इसके अंदर 10% एबिलिटी होती है अटैच होने की। तो इससे हमें ये पता चला कि स्प्लीन के पास 90% प्लेटलेट्स जाएंगे। ठीक हो गया। ज़्यादा से बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स जो है वो तो आईजीजी लेके जा रही प्लेटलेट्स स्प्लीन के पास, आईजीएम तो सिर्फ 10% प्लेटलेट्स को जो है वो लिवर के पास लेके जा रही है। जब ये स्प्लीन के पास लेके चले जाती है ना, स्प्लीन का आपको पता है कि ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट इम्यून ऑर्गन्स है। ठीक हो गया। हमारी बॉडी के अंदर जो कि ड्यूडीनम के सामने पेंक्रियाज जो होती है उसके टेल के बिल्कुल सामने होता है। ठीक हो गया। तो इम्यून जब स्प्लीन के पास लेके जाती है आईजीजी, तो आईजीजी ने जो इसके ऊपर कवरिंग की होती है आईजीजी खुद साइड पे हो जाती है, क्योंकि एंटीबॉडी जो होती है ना ये तो एंटीजन को जो है किल करती है। ठीक हो गया। जब बॉडी में आता है तो जब ये प्लेटलेट्स को लेके जाती स्प्लीन के पास, तो स्प्लीन के अंदर मैक्रोफेज होते हैं। मैक्रोफेज ये समझते हैं कि एंटीबॉडी जो है ना ये किसी एंटीजन को लेके आई है हम मेरे पास के, इसे इनगल्फ करो, इसे किल करो। ठीक हो गया। वो प्लेटलेट्स को फ़ौरन एंटीजन कंसीडर करता है और इसको इनगल्फ कर लेता है। ठीक हो गया। इसकी डिस्ट्रक्शन करवा देता है। इसी तरह लिवर में भी यही काम चलता है। तो इससे हमें ये पता चला कि प्लेटलेट्स की सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो होगी वो स्प्लीन में होगी। तो जब स्प्लीन के अंदर प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन होगी तो बंदे के अंदर प्लेटलेट्स का जो है वो लेवल कम होगा। और ये किस वजह से हुआ? ये इम्यून सिस्टम के एबनॉर्मली रिएक्ट करने की वजह से हुआ। तो जब लेवल कम होगा तो स्किन के ऊपर ब्लीडिंग होगी, क्योंकि जब हमने कहा प्लेटलेट्स का लेवल कम होता है तो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है। तो इसलिए हम इस कंडीशन को इम्यूनोथ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा कहते होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस बंदे के अंदर हमने इन्वेस्टिगेशन क्या करवानी होती है। इन्वेस्टिगेशन में हम बोन मैरो बायोप्सी लेते होते हैं। और बायोप्सी हमें क्या शो करती है? इंक्रीज मेगा कैरियोसाइट्स। अब आप पूछ सकते हैं कि मेगा कैरियोसाइट्स का इंक्रीज लेवल क्यों हमें शो करती बायोप्सी? भाई जब देखें प्लेटलेट्स की स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रही है, प्लेटलेट्स का लेवल कम हो रहा है, तो बोन मैरो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोशिश करेगी कि प्लेटलेट्स के लेवल को मैं मेंटेन कर सकूं, बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करवाने की कोशिश करेगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करवाएगी तो हमें पता है मेगा कैरियोसाइट से प्लेटलेट्स जो होते हैं वो डिटैच होते हैं, तो इस वजह से ये मेगा कैरियोसाइट्स का जो है वो हमें इंक्रीज साइज़ मिलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमें क्या मिलता होता है? प्लेटलेट्स का लेवल कम मिलता है, वो तो हमें पहले पता है कि ये क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है। अब हम बंदे के अंदर क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं कि क्या क्या मिलते हैं हमें।
पहला क्लिनिकल फीचर क्या होगा, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होगी। जिसके अंदर स्किन ब्लीडिंग आ जाती है। GIT ब्लीडिंग होगी। हेमेटोपोइसिस होगी। हीमाचूरिया होगा। ठीक हो गया, ब्लड इन यूरिन। उसके बाद इस बंदे के अंदर क्लिनिकल फीचर में जो मिलता होता है हमें, अब हम देख लेते हैं कि हमने इस बंदे का ट्रीटमेंट क्या करना होता है। IgG इन्फ्यूज़ करवाते होते हैं हम, IgG एंटीबॉडी इन्फ्यूज़ करवाते हैं। अब आप सवाल कर सकते हैं कि भाईजान IgG आगे एबनॉर्मली रिएक्ट कर रही है और वो प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन करवा रही है स्प्लीन में जाके, तो हम IgG ही क्यों इन्फ्यूज़ करवाएंगे। ये तो बहुत ज़्यादा आगे जाके एबनॉर्मली रिएक्ट करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट्स को टारगेट करेंगी और इनकी डिस्ट्रक्शन करवाएगी और बंदे की डेथ भी हो सकती है। जब हमने कहा कि प्लेटलेट्स का लेवल जो है वो 8000 तक पहुंच जाए तो इंट्राक्रेनियल जो है वो ब्लीडिंग होती है, डेथ भी हो सकती है। तो ये इस बंदे में हम IgG क्यों इन्फ्यूज़ करवाएंगे, तो वो याद रखें कि जब हम IgG इन्फ्यूज़ करवाएंगे ना बाहर से, तो बॉडी के अंदर IgG एंटीबॉडी का लेवल जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब इंक्रीज़ होगा ना, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम जो IgG प्रोड्यूस कर रहा था वो कहेगा कि बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गया IgG का लेवल, तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं कुछ देर स्टे कर लेता हूँ, मैं नहीं प्रोड्यूस करता क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया। तो याद रखें वो बॉडी का इम्यून सिस्टम था जो एबनॉर्मली रिएक्ट कर रहा था। ये बाहर से जो हमने IgG एंटीबॉडी दी ये सिंथेटिक थी, ठीक हो गया, जो लैब में तैयार की जाती है। तो ये जाके टारगेट नहीं उसे करेगी, ठीक हो गया, प्लेटलेट्स को। तो इस वजह से हम IgG इन्फ्यूज़ करवाते होते हैं ताकि इम्यून सिस्टम जो है वो प्रोड्यूस करना कम कर दे, स्टॉप कर दे। तो इस वजह से फिर जब वो स्टॉप करेगा तो ये प्लेटलेट्स को जाके टारगेट नहीं करेगी और उस बंदे में डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। जब डिस्ट्रक्शन नहीं होगी तो बंदे के अंदर जो है वो सिम्टम्स रिलीफ होंगे। सेकंड जो ट्रीटमेंट में हम देते होते हैं वो होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्यों देते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। जब हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा तो एंटीबॉडीज़ जो होंगी वो प्रोड्यूस नहीं होंगी। जब एंटीबॉडीज़ नहीं प्रोड्यूस होंगी तो IgG नहीं प्रोड्यूस होगी। जब ये नहीं प्रोड्यूस होगी तो IgG का लेवल कम होगा और ये प्लेटलेट्स को टारगेट नहीं करेगी, और टारगेट नहीं करेगी तो उनकी डिस्ट्रक्शन नहीं होगी, तो बंदे के अंदर जो होंगे सिम्टम्स जो होंगे वो रिलीफ होंगे। उसके बाद हम इस बंदे में एंटीबायोटिक्स देते होते हैं। अब आप कहेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्यों देते हैं, ठीक हो गया, एंटीबायोटिक्स तो इन्फेक्शन में देते हैं। अब ये बात कभी ना भूलना, क्योंकि जब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहे हैं, इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहे हैं, तो जब इस बंदे में एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस होगी, इस बंदे की इम्यूनिटी वीक होगी, तो इन्फेक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे, रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस होंगे। तो इसलिए हम जो है एज अ प्रोफाइलैक्टिकली, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिवेंशन के लिए एंटीबायोटिक देते हैं कि बाद में बंदे में जो है वो इन्फेक्शन ना हो कोई। अब ये ट्रीटमेंट करने के बावजूद अगर बंदे में कोई भी रिलीफ नहीं आ रहा तो फिर हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन होता है वो सर्जरी होता है। सर्जरी के अंदर हम क्या करते होते हैं, स्प्लीनेक्टमी। हम स्प्लीन को रिमूव कर देते होते हैं। अब स्प्लीन को क्यों रिमूव करते हैं, हमें पता है कि 90% प्लेटलेट्स जो थे वो स्प्लीन के पास आ रहे थे और उधर मैक्रोफेज उनकी डिस्ट्रक्शन करवा रहे थे। जब स्प्लीन ही नहीं होगा तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन नहीं होगी, जब डिस्ट्रक्शन नहीं होगी तो प्लेटलेट्स का लेवल नहीं कम होगा और बंदे के अंदर सिम्टम्स रिलीफ होना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ प्लेटलेट्स एंड इम्यूनोथ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा।